हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम लोग गॉस लॉ के बारे में बात करने वाले हैं। ये गॉस लॉ जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से ही रिलेटेड है। तो इससे पहले क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत डिटेल में हमने उसको समझा था। अगर आपने नहीं देखा है तो इसके पहले वाला वीडियो आप देख के आओ, तब आपको ये अच्छा से समझ में आएगा। फिर भी टेंशन की बात नहीं है, मैं इस क्लास में भी बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में दे के उसके बाद फिर मैं गॉस लॉ को बताऊंगा। तो गॉस लॉ को हम लोग यूज कहाँ करते हैं, अपकमिंग लेक्चर्स में हम लोग बात करेंगे, लेकिन आज लॉ है क्या उसको समझेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। माय नेम इज ऑब्रो एंड दिस इज अवर चैनल। लेट्स बी द डिफरेंस। ऑलराइट, सो वेलकम बैक। देखिए, गॉस एक लॉ है, तो गॉस लॉ अगर होगा तो इसका कोई स्टेटमेंट होगा, राइट? तो आइए पहले देखते हैं कि स्टेटमेंट क्या है इसकी। According to Gauss law, the total electric flux through any enclosed surface in free space is equal to 1 by epsilon naught times the total charge enclosed by the surface. तो ये तो स्टेटमेंट था, लेकिन स्टेटमेंट का मतलब क्या था? स्टेटमेंट में कुछ ये बोल रहा था कि अगर कोई क्लोज्ड सरफेस है और उसके अंदर अगर कोई चार्ज रखा है, तो जो नेट फ्लक्स निकलेगा, जो चार्ज है, चार्ज से जितना भी फ्लक्स निकलेगा बाहर, वो टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। सो कैन वी राइट इट? सो फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट्स इट। तो जो फ्लक्स निकलेगा उस क्लोज्ड फिगर से वो कितना निकलेगा? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और ये क्यू क्या है? चार्ज। चार्ज इनसाइड, मतलब जितना भी चार्ज इनसाइड रहेगा उसको हम लोग ऐड कर सकते हैं, क्योंकि चार्ज हम लोग को पता है कि स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी को हम नॉर्मली ऐड कर सकते हैं, राइट? ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इसीलिए चार्ज इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, और यही बन जाएगी फ्लक्स। यही कहते हैं गॉस अंकल, ठीक है? लेकिन अगर आपको याद होगी, लास्ट डे जब हम बात किए थे तो फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्या था? ई डॉट डी ए था, याद है? इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। और यही आज हम कह रहे हैं कि दिस इज इक्वल्स टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तब जब हम एक क्लोज्ड फिगर लेंगे और उस क्लोज्ड फिगर को इंटीग्रेट करेंगे। इसका मतलब क्या है? ये क्लोज्ड फिगर। तो यही है नेट फ्लक्स निकालने का तरीका, ठीक है? कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये फ्लक्स क्या होता है, इसीलिए मैंने बोला कि लास्ट वाला वीडियो देख के आए। देखिए, ये अगर सरफेस है, सरफेस का ये एरिया वेक्टर होगा डी ए, ठीक है? अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से क्रॉस कर रही है, एंगल क्या बन रहा है? थीटा। थीटा किसके बीच में बन रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच में। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट लेते हैं जो परपेंडिकुलर पास करेगा एरिया से, इस सरफेस से, ठीक है? तो सरफेस से इस तरफ वाला कंपोनेंट क्या होगा? ई कॉस थीटा, और एक इधर ई साइन थीटा। वेल, हम ई साइन थीटा को कंसिडर नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ ई कॉस थीटा को लेंगे। तो ए डी ए कॉस थीटा, फ्लक्स इज इक्वल्स टू ए डी ए कॉस थीटा, और थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड डी ए वेक्टर, इसीलिए हम इसको ई डॉट डी ए भी लिख सकते हैं। तो यही था फ्लक्स मैथमेटिकली। और छोटा छोटा एरिया लेंगे, ये अगर छोटा एरिया था तो इस तरह से पूरा एरिया पर अगर इंटीग्रेट करना है कर देंगे तो हम लोग को टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। फ्लक्स समझ में आ रहा है क्या होता है? फ्लक्स वो होता है जो चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकल रही है, वो फील्ड लाइंस सरफेस को परपेंडिकुलरली काटना चाहिए। जो भी लाइन परपेंडिकुलरली काट रहा होगा वही फ्लक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, दैट्स इट, ठीक है? तो गॉस लॉ में तो यही था। चलिए इसको हम लोग अब प्रूव करेंगे, देखेंगे कि इसका प्रूफ क्या है।
हम लोग जो अभी लिखे थे यहाँ पे दैट फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, इसी चीज को अभी हम लोग प्रूव करेंगे। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग एक चार्ज कंसिडर करेंगे और इस चार्ज को हम एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के बीच में रखेंगे। ठीक है, ये क्या है, एक स्फेयर है। ठीक है, एक गोला है भाई, इस गोले के अंदर में हम लोग चार्ज को रखेंगे, एक चार्ज रहेगा। इस चार्ज से जो फील्ड निकलेगी वो उसके डायरेक्शन क्या होगी भाई, इस चार्ज से जो फील्ड निकलेगी वो कुछ ऐसे निकलेगी बाहर। ये अगर चार्ज है तो यहां से चारों तरफ में बाहर निकलेगा, है ना, तो यहां से भी बाहर, इधर से भी बाहर, हर जगह से बाहर निकलेगा। ठीक है, तो जो भी फील्ड लाइंस बाहर निकल रहे हैं, जरा सोच के बताइएगा, क्या वो इस सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, ये कुछ इस तरह से निकलेगा, क्योंकि फील्ड लाइन एकदम इस रेडियस से होके निकल रहा है, रेडियली आउटवर्ड है, और एरिया वेक्टर भी इसी तरफ है। तो हम छोटा सा एरिया ले लिए, उसको हम लोग बोल दिए डी ए, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी तरफ है ना। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना है भाई, मेरे हिसाब से ये 0 डिग्री है। अग्री करते हैं आप? चलिए ठीक है। वैसे ही अगर हम कोई और डायरेक्शन ले ले, लेट्स से कि इसी क्यू से एक और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन से निकल रही है, तो ये वाला एरिया को भी इस तरह से ये काट रहा होगा, ये ए, और इधर ही बना होगा डी ए, है ना, इनके बीच में भी थीटा विल बी 0 डिग्री। और ऐसे अगर हम देखें तो इस पूरे स्फेयर का हर एक छोटा छोटा एरिया से जो फील्ड निकलेगी, फील्ड लाइंस होगी, वो यहां से अगर हम देखें तो ये इधर, एरिया वेक्टर भी इधर, है ना, ये छोटा सा एरिया। वैसे ही हम हर एक छोटा सा एरिया पे ऐसे करके कट करते जाएंगे और लास्ट में सबको हम जोड़ देंगे, तो हम लोग को क्या मिलेगा, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा, है ना। तो फ्लक्स हम इस तरह से निकालेंगे। तो नेट फ्लक्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं भाई, इंटीग्रेट करते हैं, है ना। तो हम यहां भी वही करेंगे। देखिए, फ्लक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, मैथमेटिकली यही होता है ई डॉट डी ए, लिख दिए हम यहां पे। अच्छा, एक और चीज, यहां पे क्लोज्ड इंटीग्रेशन हो रहा है, क्योंकि ये कैसा ऑब्जेक्ट है, ये 3D ऑब्जेक्ट है, और क्या है, ये क्लोज्ड होना चाहिए भाई, ये दोनों चीज इसमें होना चाहिए। ठीक है, यही कंडीशन है, याद रखिएगा, ये 3 डायमेंशनल होना चाहिए और क्लोज्ड होना चाहिए। किसको क्लोज करेगा, चार्ज को, ऑलराइट, चार्ज इसके अंदर होना चाहिए। ओके, सो यहां से अगर हम निकालें इसको बाहर, तो ये ई डी ए कॉस थीटा, कॉस 0 इज 1, तो यहां से ई डी ए। अच्छा, एक और चीज, यहां पे जो ई होगा वो कांस्टेंट होगा या नहीं, देख के बता सकते हैं आप। देखिए, ए इज इक्वल्स टू क्या होता था, याद करिए, मेरे को लगता है के क्यू बाई आर स्क्वायर होता था, याद है सबको। अच्छा, आर क्या होता था भाई, डिस्टेंस जहां से चार्ज है और जहां तक निकाल रहे हैं, तो ये वाला डिस्टेंस अगर हम स्मॉल आर ले लेते हैं, रेडियस ऑफ द स्फेयर, तो हर एक डिस्टेंस यहां से आर होगा। के इज अ कांस्टेंट, चार्ज एक ही है भाई, वही है, और यहां पे आर भी देखिए कांस्टेंट हो गया। तो क्या हम बोल सकते हैं कि ई क्या है, कांस्टेंट है। अगर ई कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, है ना। अच्छा, ई की हम वैल्यू पुट कर ले, यहां से इसको हम क्या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, क्यू बाई आर स्क्वायर। इस वैल्यू को हम लोग यहां पे लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्यों, क्योंकि हम मान ले रहे हैं कि ये जो मीडियम होगा वो एयर होगा, और कोई मीडियम अभी हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे। इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, देखिए
यहाँ पे जो डी ए ले रहे हैं, किसको ले रहे थे हम लोग? स्फेयर का छोटा छोटा एरिया ले रहे थे। अब अगर हम इस स्फेयर को इंटीग्रेट करें तो टोटल एरिया ऑफ द स्फेयर क्या होता है भाई? टोटल एरिया ऑफ द स्फेयर एरिया इज इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो अगर इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे तो मेरे को लगता है ओके, एक और चीज गलती हो गया हमसे, यहाँ पे क्यू बाई आर स्क्वायर भी होगा। ठीक है, चलिए देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, और यहाँ से डी ए को जोड़ेंगे तो पूरा एरिया निकलेगा। पूरा एरिया कितना है? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर भी कैंसिल, तो यहाँ पे कितना मिल रहा है? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से ये प्रूव हो गया भाई। ओके, एक और चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम जो स्फेयर लिए थे, स्फेयर का हमने रेडियस आर लिया था, लेकिन एट लास्ट यहाँ पर कोई भी डायमेंशन नहीं है। डायमेंशन का मतलब है कि हम जो यहाँ पे जो भी शेप ले रहे हैं उस शेप पे फ्लक्स डिपेंड नहीं कर रहा है। फ्लक्स डिपेंड कर रहा है एप्सिलॉन नॉट पे, और चार्ज कितना है उस 3D ऑब्जेक्ट में, उसके अंदर में चार्ज कितना है। देखिए यहाँ पे एक ही चार्ज था, फाइनली वही आया। भरोसा नहीं हो रहा है? हाँ, करके बताओ। अच्छा देखिए, अगर ये R है, हम इसको 2R बोल देते हैं, ये भी 2R, लेट्स से हम रेडियस को डबल कर दिए, क्या फर्क पड़ेगा भाई? देखिए बहुत ज्यादा क्या फर्क पड़ जाएगा, देखते हैं जरा। फ्लक्स इज इक्वल्स टू हम लोग निकाल रहे थे यहां से, यहां तक तो सेम था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई, यहां पे क्या हो जाएगा? 2R का स्क्वायर, और एरिया कितना हो जाएगा? 4 पाई 2R का स्क्वायर होगा। फिर से वही 4 पाई एंड 4 पाई कैंसिल, ये पूरा कैंसिल। अल्टीमेटली फाई इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, वही आ रहा है, कोई चेंजेस नहीं है। तो अगर हम इस स्फेयर को बड़ा कर दे या छोटा कर दे, डायमेंशन हम चेंज कर ले, तो भी जो फ्लक्स होगा वो सेम होगा। कहने का मतलब है कि अगर एक चार्ज है तो इससे जो फ्लक्स बाहर निकल रहा है, वो क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। बस हो गया, दैट्स इट। चलिए, अगर ये स्फेयर ना होके कोई और शेप होता तो क्या करते हैं हम भाई? हाँ, अगर ये स्फेयर ना होके कोई और शेप होता, अगर मेरे पास कोन आ जाता, या फिर मेरे पास क्यूबॉइड होता, क्यूब हो जाता, तो उसमें से क्या फ्लक्स निकलता बाहर? अब इस क्यूब के अंदर अगर हम एक चार्ज रख देते हैं, लेट्स से दिस इज पॉजिटिव चार्ज, अगर ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्या होगा? फील्ड इसमें से कितना बाहर निकल रहा है? फील्ड लाइंस, जितना फील्ड लाइंस निकलेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल रही है बाहर, वही तो फ्लक्स बनाएगी ना, है ना? तो यहां से फ्लक्स कितना होगा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। बस बात खत्म, इसमें और कुछ नहीं करना है। वैसे ही मेरे पास अगर एक सिलेंडर होता, सिलेंडर के बीच में अगर हम एक प्लस क्यू चार्ज रख देते, तो इसमें से कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है? हाँ बताइए, कितना निकल रहा है? फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, दैट्स इट। इसमें कुछ है ही नहीं। कोन, देखिए अगर ये कोन होगा, कोन के बीच में अगर हम चार्ज रख देते हैं, यहां से कितना फ्लक्स निकलेगा? देखिए क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यही निकलेगा फ्लक्स। क्यों भाई ऐसा? क्योंकि यहां पे कहीं भी कोई डायमेंशन नहीं है। कंडीशन क्या था? हम आपको कंडीशन क्या बोले थे
कंडीशन हम सिर्फ 2 चीज बोले थे, यहां पे हम लिखे थे, पहला 3 डायमेंशनल होना चाहिए, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट 3 डायमेंशनल होना चाहिए, 2 डायमेंशनल की बात मैं नहीं कर रहा हूं, 3 डायमेंशन होना चाहिए, 3 डायमेंशन एंड क्लोज्ड होना चाहिए, ठीक है। तो ये 3 डायमेंशन है, क्लोज्ड है, ये भी वही है, 3 डायमेंशन एंड क्लोज्ड। तो उसमें से जो फ्लक्स बाहर निकलेगा वो Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। अगर मेरे पास एक स्फेयर हो और उसमें एक प्लस Q चार्ज एक माइनस Q चार्ज रखा हो, लेट्स से दिस इज अ डाइपोल, तो इसमें से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा भाई, कोई बता सकता है? हाँ, चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर, तो ये प्लस Q चार्ज ये माइनस Q चार्ज, द नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस क्या होगा, अरे नेट चार्ज विल बी 0 बाई एप्सिलॉन नॉट, तो अल्टीमेटली 0, सो फ्लक्स विल बी 0, इसमें से कोई फ्लक्स बाहर नहीं निकलेगा। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको ध्यान दीजिएगा, जब हम इसे पहले इंटीग्रेट किए थे, इंटीग्रेशन किसका हो रहा था, इंटीग्रेशन हम जो ये वाला चीज लिए थे प्लस Q चार्ज लेके जब इंटीग्रेट किए थे, इंटीग्रेशन किसका हुआ था, याद रखिएगा इंटीग्रेशन ये सरफेस का होगा, ठीक है, ये सरफेस का इंटीग्रेशन होगा। और अगर हम इस Q चार्ज को छोड़ के ऐसे रख देते हैं स्पेस में और फिर पूछे कि अगर यहां पे एक स्फेयर होता, तो वो जो हम कंसिडर कर रहे हैं, एक इमेजिनरी स्फेयर हम जो कंसिडर कर रहे हैं, वो इमेजिनरी स्फेयर को, या फिर और भी हम लोग आगे जाके आगे के लेक्चर्स में हम बात करेंगे, और भी डिफरेंट हम लोग शेप्स कंसिडर करेंगे, उन शेप्स को हम लोग स्पेसिफिक नाम देते हैं, वो नाम है गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। तो भाई ये गॉसियन सरफेस क्या है, अभी जैसा हम बताएं कि अगर एक पॉजिटिव Q चार्ज है, इसके बाहर हम एक 3 डायमेंशनल एक क्या करेंगे, 3D एक क्लोज्ड, 3 डायमेंशनल होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए, तो 3 डायमेंशनल क्लोज्ड एक हम इमेजिनरी सरफेस कंसीडर करेंगे, और वही इमेजिनरी सरफेस को हम लोग कहते हैं क्या, गॉसियन सरफेस, ठीक है। मोस्टली हम इनको कोशिश करते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि ये देखिए 3 डायमेंशनल तो होना ही चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए, और इसके बाद हम लोग कोशिश करते हैं कि ये भाई सिमेट्रिक हो। अगर ये सिमेट्रिक होगा ना तो हम लोग का कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, अदरवाइज इट विल बी अ बिट कॉम्प्लेक्स, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बस इतना ही प्रॉब्लम है। ये सिमेट्रिक होना चाहिए, क्यों सिमेट्रिक होना चाहिए, सो दैट अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाए, ये 0 हो जाए। कोशिश हम लोग का ये रहता है ना कि इनके बीच के जो एंगल होगा वो इधर 90 आ जाए या फिर 0 आ जाए। मैं फिर से बोल रहा हूं, E और एरिया वेक्टर के बीच में, ये अगर एरिया है, ये एरिया वेक्टर होगा ना, एरिया वेक्टर, ये एरिया वेक्टर, हाँ एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का या तो 0 डिग्री बने या फिर 90 डिग्री बने। क्यों ऐसा, अगर 0 डिग्री होगा तो हमारे पास 1 वैल्यू मिलेगा, क्योंकि cos 0 1 होगा, और अगर 90 डिग्री होगा तो cos 90 0 हो जाएगा। इस बात को अभी नोट्स बना के लिख लीजिए, क्योंकि अपकमिंग लेक्चर्स में हम लोग उसको डायरेक्ट यूज करेंगे, ठीक है, वो आपको दिखेगा, क्लियरली विजिबल होगा कि हाँ भाई ऐसा डायरेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग कांस्टेंट बनाने के लिए ये सिमेट्री वगैरह करते हैं। देखिए यहां पे भी ये कांस्टेंट बन गया था, तो हम लोग का जो इंटीग्रेशन था वो इजी हो गया था। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरिएबल हो जाता एंड एरिया भी वेरिएबल हो जाता तो भाई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता वो,
ठीक है, तो गॉस लॉ का यूज हम लोग चीजों को कॉम्प्लेक्स करने के लिए नहीं, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए करते हैं। ऑलराइट, चलिए इतना तो समझ में आ गया हमको कि ये किस तरह से एप्लीकेबल होगा। हमको ये भी देखना है कि गॉस लॉ कब एप्लीकेबल नहीं होगा, नहीं होगा बोलना सही नहीं होगा, कब ये कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो हम लोग पॉइंट वाइज इसको नोट डाउन कर लेते हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट विल बी द गॉसियन सरफेस शुड बी सिमेट्रिक अबाउट द चार्ज और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो चार्ज या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के सिमेट्रिक होना चाहिए, जैसा कि मैंने यहां पे ऑलरेडी आपको बताया था। दिस विल बी द फर्स्ट पॉइंट। अगर सिमेट्रिक नहीं होगा तब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, जो कैलकुलेशन होगा वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, ओके। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी सिमेट्रिक, कांस्टेंट, इक्वल और सेम अबाउट द गॉसियन सरफेस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को भी कांस्टेंट होना चाहिए। ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर should be either 0 or 90 degree. Okay, so the next point is the Gaussian surface must not pass through any point charge. ये जो Gaussian surface है वो किसी चार्ज से पास होता हुआ नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तब हम उसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो चार्ज जो है वो अंदर होना चाहिए, सरफेस पे भी नहीं, बाहर पे भी नहीं, ये अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो ये चारों पॉइंट्स अगर एप्लीकेबल है तो ही हम गॉस लॉ को अच्छे से यूज कर पाएंगे। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास में हम लोग बहुत सारा छोटा छोटा कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं, और ये सारे कॉन्सेप्ट्स अपकमिंग लेक्चर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। क्यों? क्योंकि इसके बाद हम लोग बात करेंगे गॉस लॉ के एप्लीकेशन के बारे में, कि भाई गॉस लॉ हम लोग अभी पढ़े क्यों, क्योंकि गॉस लॉ को हमको आगे अप्लाई करना है। कहां अप्लाई करेंगे, किस तरीके से उसको यूज करेंगे, उसको यूज करके हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, वो सब कुछ हम लोग अपकमिंग वीडियोस में बात करेंगे। तो चलिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड लेट्स बी द डिफरेंस।